Welcome to our wonderful book. Let's start this magical book, Think and Grow Rich, and let's go for it. कोई पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिएगा. I am going to start this wonderful book now. All right, there we go. Great. तो हमने अभी तक पढ़ा आत्मविश्वास के फॉर्मूला से हम शुरू करने वाले थे. So आज हम वहीं से शुरू करते हैं. तब तक हमने बात करी कि कैसे लाइफ में मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं और मैग्नेटिक फोर्स की तरह हम वर्क कर सकते हैं. अगर हम चाहें कुछ पाना और लगे रहें और वाइब्रेशन दें तो बहुत फर्क पड़ता है. और अगर हमें डर वर है तो वो पूरा होगा और हम फियर छोड़ देंगे तो वो पूरा होगा. आज कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आत्मविश्वास को तेज कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहला नियम, नेपोलियन हिल का बोलना है, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लग्न से कार्य कर, और मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा. फर्स्ट थिंग, हमें डिमांड करना है यूनिवर्स से कि मैं लगा रहूंगा, मैं हमेशा लगा रहूंगा, कंटिन्यूअस परसिस्टेंटली लगा रहूंगा जो मेरे को चाहिए उसको लेने के लिए, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं अभी. इसलिए मेरे को जो मेरा पर्पस है, जो मेरा निश्चित लक्ष्य है, वो मुझे पता है कि मैं कामयाब हो सकता हूं. एकदम कन्विक्शन. सेकंड, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे. इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं की तरह इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे. हमारे अंदर बहुत डोमिनेटिंग थॉट्स होते हैं, दिमाग ना गेम्स खेलता रहता है. तो हमें ऐसा करना है कि ऐसे थॉट्स आए कि वो बाहर और जो फिजिकली हम काम करते हैं उनमें सच में मैनिफेस्ट हो जाए. तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए मैं अपने पूरा कंसंट्रेशन 30 मिनट तक रोज लगा के रहूंगा, सो दैट मेरे अंदर वो विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए. अगर मैं 30 मिनट से कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मैनिफेस्टेशन करता हूँ, क्लियर करता हूँ माइंड, अपने ड्रीम को देखता हूँ, तो मैं उसको रियलिटी में बदलने के लिए काबिल रहता हूँ. आई नो 30 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा है, बट 30 मिनट्स अगर आपको अपना ड्रीम देखना पड़े तो मुश्किल नहीं है. मजा आएगा ड्रीम को फील करने में, अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा. थर्ड, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगा वह अंततः किस प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है. इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट तक काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो थर्ड चीज है, हमने पहले भी बात की थी, ऑटो सजेशन. अगर मैं अपने ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को यूज करूंगा तो मुझे पता है कि जो मैं चाहता हूं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. तो इसके लिए मैं मिनिमम 10 मिनट्स रोज दूंगा अपने आप को, so that मैं कॉन्फिडेंट भी बन जाऊं और मैं अपनी विश को पूरा भी कर लूं. फोर्थ, तो अभी तक हमारे कितने मिनट हुए? 30 मिनट्स के लिए एकाग्र बैठना है, अपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करनी है, 10 मिनट्स के लिए ऑटो सजेशन देनी है दिमाग को और उसको आगे बनाना है. फोर्थ, मैंने स्पष्ट रूप में जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना भी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित ना हो जाए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हमारे एक्चुअल गोल्स हैं, जो हमारे एम्स हैं लाइफ में, उन्हें हमें चाहिए. अब हम उनको लिख लेंगे क्लियरली कि मुझे क्या चाहिए, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बिकॉज मुझे जो चाहिए वो मैं क्लैरिटी से लिख चुका हूं. नंबर 5, मुझे पूरी तरीके से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद
तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं इसी शक्तियों की तरफ अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनके मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, और मैं दूसरे लोग के प्रयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे निरु सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जैसे दूसरों को मुझ पे विश्वास ही, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में से विश्वास करूंगा। मैं इस फॉर्मूला पर अपना हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हमें ये रियलाइज कर देना है कि वेल्थ, संपत्ति, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी, कोई भी टाइप की पोजीशन, कोई भी टाइप का पैसा लंबा नहीं चल सकता अगर हमने दो क्वालिटीज उसके साथ नहीं लगाई हों, सत्य और न्याय। सत्य मतलब ट्रूथ, न्याय मतलब जस्टिस। सच के साथ रहेंगी और सही के साथ रहेंगी, ये नहीं कि अभी पार्शियलिटी करके उसके साइड ले लिया, वो मेरा रिलेटिव लगता है, फिर फ्रेंड लगती है तो मैं उसका साइड ले लिया या उसके लिए झूठ बोल दिया। नो, अगर मैं ट्रूथफुल हूँ और राइट हूँ तो मैं जहां पर हूँ वहां बने रह सकता हूँ। अब लोग कुछ भी बोलें कि नहीं, आजकल तो करप्शन का जमाना है, कर आप लोग रहते हैं, लेकिन अगर मुझे सक्सेस को अपने पास खींच के लाना है मैग्नेट की तरह, तो मुझ में एक सेवा भावना होनी चाहिए कि मैं दूसरों को सर्व कर पाऊं और मेरे अंदर से आए कि मैं सर्व करूं। ये नहीं कि मुझे सक्सेसफुल होना इसलिए मैं सर्व करूं, सेल्फिशली नहीं, लेकिन दिल से। और मैं वाकई में अपने आप के लिए एफर्ट करूंगा कि मैं नेगेटिविटी देखना किसी भी प्रकार की अपनी लाइफ में बंद कर दूंगा। ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, उसके पास बेटर क्यों है, इसके पास ऐसा नहीं है, या अरे ये ऐसा है वो वैसा है। और मैं जेन्युइनली ट्राई करूंगा कि मैं लोगों में और चीजों में अच्छा देख पाऊं। जब मैं मानवता में अच्छा देख पाऊंगा तो मेरे अंदर एक सिस्टम बदलेगा और मैं अपने आप को भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो चाहा है वो पूरा होगा, और दूसरों में भी विश्वास दिलाऊंगा कि वो मुझ में विश्वास करें और मैं उनमें विश्वास करूं। और फिर उसके साथ साथ क्या लिखा है कि अब मैं साइन भी करूंगा जो मैंने अपना ड्रीम गोल लिखा है, या जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको मैं याद करके रोज उसको दोहराऊंगा, जैसे एफर्मेशन की तरह रोज दोहराऊंगा और एक साइन भी कर लूंगा, सो दैट मुझे पता है कि मेरी अपने आप से कमिटमेंट हो गई है। वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि मेरे विचारों और कार्य को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन पाऊं, इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल पर्सन मैं बन पाऊं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। अगर हम इस प्रिंसिपल जिसके बारे में बात करने वाले हैं इसको कंस्ट्रक्टिवली काम करें, क्रिएटिवली काम करेंगे, तो हमें ना तो सक्सेस मिलेगी सिर्फ, बट हमें नेम, फेम, प्रसिद्धि, ग्लोरी भी मिलेगी। तो क्या है ये चीज, आइए समझते हैं। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक सात्मक प्रयोग किया जाए तो ये उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस व्यक्तित्व में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजार रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नेगेटिव तरीके से प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी सवैंगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं।
सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर ना एक एक मैकेनिज्म बना हुआ है। क्या मैकेनिज्म बना हुआ है? कि हम बिना बात को हार जाने के लिए तैयार रहते हैं। लाइक बिना बात को, मतलब अगर प्रॉब्लम्स आई, बार 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 आई, अरे यार बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, अब मुझसे तो नहीं होगा, हम एक नेगेटिव एस्केपिज्म का एटीट्यूड ले लेते हैं। और कई बार हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारी ऐसी एटीट्यूड बन जाता है, हमारी टेंडेंसी क्या हो जाती है कि यार ये कुछ नहीं हो पाएगा, और फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिवली उसको यूज कर रहे हैं पावर को। तो अब वो क्या पावर है समझते हैं। अंतर मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक, मतलब कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से ये एहसास या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, नेगेटिव को नेगेटिव मैनिफेस्ट कर देगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर देगा। हम क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो ये उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति, समृद्धि दे सकता है, या फिर ये आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं, लागू करते हैं। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हम नेगेटिवली यूज कर रहे हैं कि पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं। अगर नेगेटिवली यूज करें तो हम खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं तो हम चोटी पे पहुंच जाएंगे। अगर आप अपने मन से डर, शंका, अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस ढांचे में डाल लेगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इसके भौतिक रूप में बदल सकेगा। सो ऑटो सजेशन भी उसको पता है कि अरे बहुत डरा हुआ इंसान है, बोल रहा है कुछ, फील कर रहा है कुछ, वाइब्रेशन कुछ दे रहा है, ऊपर से कुछ दिखा रहा है, तो वाइब्रेशन को पकड़ के वाइब्रेशन को मैनिफेस्ट कर देगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में, आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। सो थॉट्स कहाँ हैं आपकी, किस तरफ आपने थॉट्स को दिया है, कहाँ जनरेट कर रहे हो आप। अगर आपके मन में फियर है, संकोच है, ये है वो है, तो आप नीचे जाओगे। अगर गुडनेस है, पॉजिटिविटी है, तो आप ऊपर जाओगे। आगे बढ़ते हैं। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है, दूसरे को पश्चिम दिशा में, तो हवा किसका रुख किस तरफ है आपको अगर पता हो, फ्लाइट वो हम अगर लेकर जाते हैं, अगर इस तरफ रुख है तो फ्लाइट शायद जल्दी पहुंच जाती है, कोई टेल विंड उसके लिए सपोर्ट कर रही है। कई बार फ्लाइट ऐसे आती है, वो टेल विंड ऐसे चल रही होती है, तो फ्लाइट 10 मिनट लेट आती है क्योंकि टेल विंड उसके अगेंस्ट काम कर रही है। सो यही तरीका है लाइफ में आगे जाने का। लेकिन लॉ ऑफ ऑटो सजेशन क्या बोलता है, नियम जो ऑटो सजेशन आत्म सुझाव का है, वो क्या बोलता है? या तो ऊपर लेकर जाएगा, नीचे लेकर जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से लेकर जाएगा? आपके विचारों की वजह से। क्या विचारों का आपका ताता चल रहा है, क्या आपकी वाइब्रेशन चल रही है। सो जो आप सोच रहे हो वो ही पूरा होगा। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमें आत्म सुझाव के नियम को समझना पड़ेगा और उसको एकदम क्रिएटिव हाइट तक लेकर जाना पड़ेगा, अगर हम रेडी हैं तो। अभी कविता थोड़ा बहुत हमको समझाएगी, इसकी इंग्लिश वर्जन जो पोम है वो अमेजिंग है, बट हम हिंदी में समझते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है कि सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है।
यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। Those who think they can win will definitely win, because कोई बोलते हैं कोई माइकल आज भी उसको रोक नहीं पाएगा, पर उसके मन में वो है कि मुझे करना है तो करना है, जज्बा है कि मैं करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए करके रहूंगा। ऐसे लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। हमने वो कहानी सुनी थी ना नेपोलियन के बेटे की, कि उन्होंने बोला सुन पाएगा, वो कर पाएगा, आराम से हो पाएगा, हो गया ना। बिना कान के इंसान भी सुन पाया ना। सो अपने इन शब्दों को जो पोम में लिखे उनको ध्यान दीजिए, उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस कथन का अर्थ लेंगे, समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनमें हासिल करने की बात आपने सपने भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन की तारों के संगीत के सुंदर लहरियां छेड़ सकते हैं, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला था वह उसमें असफल रहे। वह किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनामी आदमी थे, तब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया था, और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से बन पाए। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। ओके, सो तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। ये अनुभव दुख और प्रेम के भाव में जुड़ा हुआ था। ये अनुभव एन रूटलेस के माध्यम से आया, जो एक इकलौती महिला थी जिससे लिंकन ने प्रेम किया था। सो अब अब्राहम लिंकन का भी इनका बोलना है कि 40 इयर्स तक वो कुछ भी नहीं कर पाए, अननोन थे, बिल्कुल नोबडी न्यू है, कोई जानता ही नहीं था उनको। लेकिन उनके दिमाग में कहाँ चेंज आया? जब उनको लव हुआ, तब उनकी लाइफ में चेंज आया। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचारों संवेगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने से सबसे करीब होता है। स्पिरिचुअलिटी एंड लव दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर हम लव में होते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी में पहुंच जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मतलब जो हमारी एकदम बेस्ट टू बेस्ट है ना, आत्मा ने जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। क्यों? कि वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, हैप्पीनेस क्वेश्चन बहुत हाई होता है। अभी आप लव में हैं, अभी कुछ भी कर सकते हैं, अभी पहाड़ भी कूद सकते हैं, बिकॉज यू आर इन लव। सो दैट्स व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोग ने इस महान शक्ति के अर्थ गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मोड़ा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियनिटी में तो फेथ फेथ फेथ, ग्रेस, थैंक यू एंड फेथ, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, इसी की बात होती है। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन लेडीज और मेन से बात करें जिन्होंने इसको एक्चुअली अपनाया है। खुद भी आप लोग खुद भी हो सकते हैं, आपको किसी बाहर वाले की जरूरत भी नहीं है।
ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार जो चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उन मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिससे विश्वास कहा जा सकता है। सो अगेन, अगर ट्रस्ट है तो भगवान भी का रहना, उनका काम करना, मैजिक काम करना आराम से हो जाएगा। और अगर ट्रस्ट ही नहीं है, आपको डाउट होता है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आइए अब उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिससे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी ने विश्वास की संभावनाओं को सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी ही किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही, हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास शक्ति कैसे आई? उन्होंने इस विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें योग्यता भी थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोग के दिमाग में बो सकें। गांधी जी ने 20 करोड़ मन में एक दिमाग में साथ में जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कनू सी शक्ति इतना कर सकती थी? 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोग की गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति संप्रदाय में विश्वास करने वाले महिलाओं एवं पुरुषों ने उनके समाज में समान अधिकारों ने संघर्ष के साथ जुड़ गए। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग के से नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र से पहचानना चाहिए। उन्होंने ये सपना पूरी तरह से पूरा नहीं हो सक रहा था, परंतु उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नव चेतना की तरह कार्य किया और लोग को लगातार इससे जूझने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिजनेस और उद्योग चलाने से विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में ये रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से इस तरीका समझाती है, जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके में ऐसा कर दिखाया। यह घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़ें तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जा सकती है, तो यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा सी भी शंका है और इन इंसान विचारों के माध्यम से सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन में शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टील की कहानी के में इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों को प्रयोग करेंगे। अब हम कहानी बात करने वाले हैं कैसे वो $1 बिलियन कंपनी बनी, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन। क्या इसका लॉजिक था, आइए समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम में आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिका औद्योगिक इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट घटना देखने जा रहे हैं। क्या है घटना? जे एडवर्ड साइमंस और चार्ल्स स्वर्ट स्मिथ के हृदय कृतज्ञता से भरे थे, क्योंकि जब वे हाल में ही सेंट पीटर्सबर्ग गए थे, तो चार्ल्स एम श्वाब ने उदारता पूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उनका अद्भुत अतिथि सत्कार भी किया गया था। साइमंस और स्मिथ ने 48 साल के श्वाब से पूरी बैंकिंग सोसाइटी को अपरिचय करवाया था।
इसके लिए उस डिनर का आयोजन किया गया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, तथा यदि वे स्टीलमन, हिरेमे एंड वॉल्टर बीट जैसे श्रोताओं के बारे में को बोर करना नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि वे अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब के दाएं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन उस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से न किया। बीच में कुछ चर्चा भी हुई, जिनकी हुई कि वह तनाव के माहौल में हुई। बहुत काम बैंकर और ब्रोकर श्वाब भी मिले थे, जिसका करियर मनोहंगला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम होने से पहले इन सभी और मनी मास्टर मार्गन के पैरों टेल जमीन से खिसक गई। क्यों खिसक गई? क्यों खिसक गई अब समझिए। और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन का बीज बोया गया। कैसे? इतिहास के लिहाज में शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण हो कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद यह घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर की कई गलतियां होंगी, क्योंकि श्वाब भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते थे, और उस भाषण में सूक्तियां और चुटकुले भी होंगे। परंतु इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन की लगभग की संपत्ति वाले श्रेताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ, कहाँ उनको बोला गया था 15-20 मिनट का बात करनी है, राइट? और कहाँ उन्होंने 15-20 मिनट नहीं, 4 गुना, 4 से भी ज्यादा 90 मिनट का भाषण किया। और सब श्रोता इसके जादू के कारण अभी भी मंत्रमुग्ध थे। तो मार्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग ले गए और चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, अधिक स्थायी, पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया गया। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वह स्टील के लिए भी उस तरह का कोई ट्रस्ट बनाए, जिस तरह बिस्किट, वायर और हूप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रपोजल रखा, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं हुआ। बिल और जिमी मूर, जो शिकागो के स्टॉक जॉर्बे थे, और जो एक मंच, ट्रस्ट और कैकर कॉर्पोरेशन बना चुके थे, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा, परंतु वे भी असफल हुए। देहात के वकील एल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनको बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की वाक्य पटुता ही जे.पी. मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी जहां से वे अभी देख पाए थे कि साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में यह विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। तो कई लोग के लिए तो ये पागलपन जैसा है, कई लोग के लिए अरे ओ माय गॉड क्या बात करी, क्या अमेजिंग, उस बात को बार बार उस प्रपोजल को सुनते जा रहे हैं। समझने वाली बात क्या है कि आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और उसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनी को बड़े और प्रतियोगिता में धराशायी हो चुके कॉर्पोरेशन में तब्दील किया था। और यह हसमुख उसी नीज पायरेट जॉन
डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी हुई तकनीकों में संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गेट्स पहले अमेरिकन स्टील व वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील भी कंपनी बना ली थी। परंतु अगर उनकी तुलना एंड्रू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जो स्वामी संचालक थे, तो ये सारी कंपनियां और कॉर्पोरेशन बौने थे, मिनी थे, बेबी थे, क्योंकि वो एक जायंट कॉर्पोरेशन थी। चाहे वे एकता का परिचय दे दें, परंतु वह सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी ये बात जानते थे। एस्किबो कैसल का शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की कुछ छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह प्रवेश कर सकती हैं। जब ये प्रयास अधिक सहायक हुआ तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिरोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी प्रतियोगिता में हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुप या शीट से कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बजाय वो इतने ही संतुष्ट थे और उन्होंने इस अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे। परंतु जब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एक ही समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना कोई ट्रस्ट, जिसके पास कोई बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहाँ ही नहीं जा सकता। जैसे एक लेखक ने कहा कि एक ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 नवंबर 1990 को की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से एक संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता था। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें क्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिले की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदद में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। इतने सारे गोल्स बनाए उन्होंने इस कंपनी के बारे में। ये गोल्स पॉसिबल लगते ही नहीं, बिकॉज कैसे सब कुछ मिल सकता है किसी को भी, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो ये सब चीज चाहिए। उनका एक विश्वास था कि ये ऐसे वो करेंगे। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना है। श्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने एक ऐसी युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने दावा किया कि स्टील की कीमत काम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का ये बहुत बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्वाब को ये पता नहीं था, परंतु श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन की मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट आए और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वह एंड्रू कार्नेगी के स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकर्स के पास लौट गए, जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लग गए, जिससे ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने अपने सामने तर्कों को भी भेज रखा था। उसे पहचाने में मॉर्गन को 1 सप्ताह लगा, सिर्फ 1 वीक। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया था कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने बोल दिया था कि फाइनेंशियली कोई आगे जाने वाला इसमें कुछ है नहीं। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकोचित था। श्वाब ने संकेत किया
कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वाला स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी की ये कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचलॉयक ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया के बेलव्यू होटल में जा रहे हैं तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और इस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों को मानो तो इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रू कार्नेगी थे। वे मानते थे कि श्वाब के डिनर में लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर स्रोत कार्नेगी के दिमाग की उपज थी। परंतु सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब विश्वास के सौदे का अंतिम रूप देखने के लिए बुलाया गया तो वह जानते थे कि लेटेस्ट बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे ही नहीं। वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनमें वो बुरी तरह से चिढ़ते हैं। लेकिन श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई हुई कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिनमें लिखा हुआ था कि नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। पूरा प्लान लेके गए वो। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी तरह बैठे रहे। जाहिर है तो आज बहुत कहानी की तरह चल रहा है। अब एक लंबी कहानी चल रही है। So I know somebody will think कि अब इसके आगे क्या, बट ये ऑथर का तरीका है, वो मैं कहानी बता के फिर रिजल्ट बताएंगे एंड दैट्स ओके। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी तरह रात में बैठे रहे। जाहिर है इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, इनका धन के दैवी के अधिकार से दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकिन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसने मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण बुरा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में इस समय व्यक्ति जीवित किसी भी समूह में अधिक जानते थे। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, लेट मी म्यूट देम। किरण सचदेवा जी, म्यूट करिए अपने आप। ओके, म्यूट ऑल कर देते हैं। ऑलराइट, ओके। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में इस समय जीवित किसी भी समूह में अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि इस कंपनी का मूल्य इतना था तो कंपनी का मूल्य उतना ही था, ना इससे अधिक ना इससे कम। उन्होंने इस बात पर कोई जोर नहीं दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रही जिनका नाम उन्होंने लिखा था, क्योंकि एक ऐसा कॉर्पोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी, जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे, उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? श्वाब ने उत्तर दिया, मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर दे तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने फिर जवाब दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या करेगा कार्नेगी? पर क्या कार्नेगी बेचेगा? और अगर वो बेचेंगे तो बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग 3 करोड़ 20 लाख नहीं, $32 करोड़। और ये किसी रूप में किस चाहेंगे? कॉमन या फ्री फंड, स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में, नगद? कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत नग में नहीं दे सकता है। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंडू एंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए था।
और चार्ली बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद हो। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, ऑफिस। आई एम सॉरी, हो सकता है कि मुझे सेशन बंद करना पड़े, कोई ऑफिस में मीटिंग मे बी। एनीवे, सो उन्होंने एक 1 सेकेंड। कहाँ थे हम? हम्म हम्म हाँ, बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया था। तब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉन्टेस्ट के रामदेही गर्मी में नहीं बैठे गए। फिर उसी वाकपटुता के साथ जिसने उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब में 80 करोड़ पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के लिए सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दिया और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $400,000, नो कितना हुआ ये, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 करोड़ $1,000 का था। और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित $320,000 के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए, तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य से हुई वृद्धि के रूप में 80 करोड़ जोड़ दिए गए थे, 80,000 करोड़ जोड़ दिए गए थे। बाद में टॉन्स अलाइनर की डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस में कहा, काश मैंने आपसे $100,000 अधिक मांग लिए होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको मिल जाते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्यकार ट्रस्ट से संदर्भित है। LA प्रेसिडेंसी हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने नए स्टॉक का जानता का योग्यता में से बेचती है कि सारा का सारा पानी कई लोगों का अनुमान था। $600,000 पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कश उठाने के एवज में $62,000 करोड़ डॉलर्स और गेट्स में लेकर गैरी तक सभी करोड़ों डॉलर थे। बात एक्चुअली इतना घुमा घुमा के बता रहे हैं, आई नो इट्स लिटिल बोरिंग, अभी कहानी खत्म ही नहीं हो रही, बट पॉइंट ये है, अगर हम विश्वास करें किसी चीज पे, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रॉब्लम क्या है, हम मांगते ही नहीं है बड़ा। जितना बड़ा मांगेंगे उतना बड़ा मिलेगा। थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, शायद ये कहानी खत्म होने जा रही हो। 48 साल से श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे एक नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक उस पर नियंत्रित करते रहे। अब एक अन्य उदाहरण बताते हैं। ये उदाहरण खत्म हुआ, बट इसको समझते हैं कि किस तरह अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्रित कर लिया और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनने में मदद करी। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने धन इन्वेस्ट किया करने की अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस की धन इन्वेस्ट कर देते थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वे अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वो मदद करना चाहते हैं।
अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी, जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स पैसे लगा सकते हैं। यह उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि यह उस वक्त के हिसाब में बहुत नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की कि आज के समय में म्यूचुअल फंड के नाम से चल रहा है, आज भी चल रहा है, राइट। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम कर्मचारी और हरे होल्डर जॉन टेम्पल्टन स्मरण करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी, तो उन्होंने उनके साथ एक छोटे से कमरे में एक सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संपत्ति 36 बिलियन से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकास गति ने ही टेम्पल्टन ग्रुप को आज सबसे अग्रणी म्यूचुअल फंड ग्रुप के काबिल बनाया है। उसका उदाहरण यह है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस किसी ने भी अपने 10,000 करोड़ टेम्पल फंड में से लगाए थे, आज उनकी कीमत $1 मिलियन है। 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को $400 मिलियन से बेचा था, तब तक उनके मन संतुष्ट हो गए थे कि उन्होंने दौलतमंद बनने में काफी लोगों को की मदद कर चुके हैं। सो आज समझना ये इंपॉर्टेंट है कि हमने जब शुरू किया था कि आत्मविश्वास कैसे बनाना है, उसकी हमने चर्चा शुरू करी थी। सो आत्मविश्वास की फॉर्मूला क्या था, उसको हम रिकैप कर लेते हैं सेशन बंद करने से पहले। 5 पॉइंट फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है कि हमें लाइफ में अपना जो गोल चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये पाके ही रहूंगा, कम वॉट में। मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूं कि ये गोल मेरा 100% मैं लेकर रहूंगा। सेकेंड, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करूंगा और अपने गोल को पाने के लिए अपने थॉट्स को क्लियर करूंगा, और उसके लिए मैं 30 मिनट्स बैठ के क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करूंगा, आंखें बंद करके, जैसे मुझे जो चाहिए उसको मैं दिख रहा हूँ, जैसे फ्यूचर में जाकर प्रेजेंट में दिख रहा हूँ। व्हेन यू कैन सी इट यू कैन हैव इट, ये फंडामेंटल है। थर्ड, अपने आप को ऑटो सजेशन दूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बन पाए, मतलब सजेस्ट करूंगा माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे ट्यून करूंगा, और इस प्रोसेस के लिए मिनिमम 10 मिनट्स रोज में अपना गोल बनाऊंगा कि मेरा ये गोल है और मुझे करना ही करना है। फोर्थ, क्लियरली अपना गोल लिख लूंगा कि मुझे क्या चाहिए, और उससे मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। फिफ्थ, मैं अपने सिस्टम में से नेगेटिविटी को बाहर फेंक दूंगा। दूसरों में नेगेटिविटी देखना, ईर्ष्या करना, जलन लेना, कंप्लेन करना, सब मैं बाहर कर दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं लव के क्षेत्र में आगे जा पाऊं, अपने अंदर विश्वास कर पाऊं। जब मैं इन सब को फॉलो कर लूंगा तो मैं लास्ट में साइन कर लूंगा कि ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे एक्शंस हैं, और ये मैं साइन कर रहा हूँ, इस पर स्टैंप लगा रहा हूँ। अब जो भी हो, मैं अपने गोल पे आगे जाऊंगा ही जाऊंगा। और जब हमने इतने स्टेप्स कर लिए तो कोई भी लाइफ में हमें स्टॉप नहीं कर सकता, हम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। इस पावर के साथ हम आज का सेशन बंद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कल हम सेशन नहीं कर पाएंगे, मेरी शाम को 4 से 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो अब हम, कल है फ्राइडे, तो अब हम मिलेंगे मंडे को। सो अंटिल देन टेक लॉट्स ऑफ केयर, एंड मंडे को हम ये नया चैप्टर शुरू करेंगे, ऑटो सजेशन। हो पाएगा तो ऑटो सजेशन की मैं एक हिंदी में मेडिटेशन करवाऊंगी, नहीं तो रिकॉर्ड करके आपके यहाँ ग्रुप्स में भिजवा दूंगी, सो दैट आप भी उसको फॉलो कर पाएंगे। एंड दैट्स अनदर वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ बिकमिंग, ट्रेनिंग योर माइंड। सो आई नो बहुत लंबी कहानी चली, बहुत सारे वर्ड्स थे, बहुत सारे नाम थे, बहुत कुछ थ्रो इन करा, बट कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल एंड दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, टुडे इज फ्राइडे गीतिका, थैंक यू। सो कल मेरी मीटिंग है, सैटरडे संडे एनीवेज हम सेशन नहीं करते, सो 100% अब तो मंडे को ही मिल रहे हैं।